हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट रियल के द्वारा निकाला गया मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 के बारे में। टू बी मोर स्पेसिफिक, इस क्वेश्चन पेपर में जो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसी के बारे में। मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 प्रोजेक्ट रियल, सब्जेक्ट इंग्लिश, फुल मार्क्स 40। आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहुंच गए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में। और इसमें देखिए एक पैसेज आपके सामने दिया हुआ है और उसके बाद 8 फॉलो अप क्वेश्चंस दिया हुआ है। आपको करना क्या है, इस सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चंस के ऊपर पढ़ लेना है। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब आप पैसेज को जब पढ़ेंगे उस समय क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपको कोई क्लू मिलेगा उस क्वेश्चन का जो क्लू है उसको आप पैसेज में मार्क करते जाएंगे। जैसे देखिए मैं आपके सामने मार्क करके रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर लाइन नंबर 1 में देखिए 1 मार्क करके रखा हूँ। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है इस लाइन नंबर 1 के साथ कोई ना कोई ताल्लुकात यहाँ है। आइए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जापान इज अ कंट्री ऑफ फ्लावर्स, आइलैंड्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट। Question number 2, why is Japan famous for? Fish, island, industries, silk. Question number 3, people of Japan are very rich, poor, brilliant, health conscious. Question number 4, they don't waste their precious time, money, wealth, food. Question number 5, how is their technology? Weak, advanced, developing, strong. Japanese have a lot of interest in question number 6, sports, computer games, industries, agriculture. Question number 7, the rays of the sun fall first on Nepal, Bhutan, Japan, and India. Question number 8, choose the synonym for well known from the passage. Famous, good, interest, laborious. जैसे हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिए, इसके बाद जो हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे। लेकिन जब भी इस पैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ते समय यही हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर के साथ कौन सा लाइन जो है हम लोग का यहाँ मिल रहा है। और जैसे ही कोई क्वेश्चन के साथ पैसेज में दिया हुआ कोई भी लाइन का कोई कनेक्शन मिलता है तो उस लाइन को हम लोग पहले मार्क करेंगे और एक छोटा सा सिंबल लगा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, उसमें जो है जिस एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे उस हॉल में मौजूद इन्विजिलेटर को कोई तकलीफ ना हो। चलिए शुरू करते हैं। जापान इज अ कंट्री ऑफ आइलैंड्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। देखिए यहाँ क्वेश्चन लाइन नंबर 1 देखिए मैं मार्क किया हूँ 1 बोल के। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लाइन नंबर 1 का कोई ना कोई कनेक्शन है। चलिए देखते हैं क्या कनेक्शन है। जापान इज ए कंट्री ऑफ फ्लावर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, आइलैंड्स। देखिए बी में है आइलैंड्स और यहाँ देखिए हम लोगों का मिल रहा है आइलैंड्स, तो यहाँ बी में क्या होगा, आइलैंड्स होगा। ठीक है। सेकेंड लाइन, इट इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। सेकेंड लाइन में देखिए 2 बोल के मार्क किया हुआ है। का क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज जापान फेमस फॉर? फिश, आइलैंड, इंडस्ट्रीज एंड सिल्क। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ इंडस्ट्रीज। राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पैसेज जो है बहुत ही आसान दिया हुआ है और ये समझने में भी आसान है और क्वेश्चन आंसर को ढूंढने के लिए भी आसान है। इस पैसेज में देखिए जापान जो कि एक आइलैंड से बना हुआ देश है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये देश कितना तरक्की किया है और इसने साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ सब सेक्टर में कैसे कैसे ये लोग तरक्की किए हैं और इन लोगों का मानसिकता कैसे है, कहाँ इंटरेस्ट है, जैसे कि कंप्यूटर गेम्स में इंटरेस्ट है और जैसे ये लोग अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इस सब के बारे में इस पैसेज में बात किया गया है। अच्छा आइए लाइन नंबर 3 में पहुंचते हैं। In a short span of time, it established various types of industries. Their technology is advanced. यहाँ देखिए 5 बोल के मार्क किया हुआ है। Their technology is advanced. क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचते हैं। How is their technology? Obviously, their technology is advanced. Their electronic goods are used all over the world. The people of Japan are very health conscious. जापान के लोग जो है बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। यह मार्क 3 किया हुआ है। जैसे मैं आपके आसानी के लिए जो है मार्क करके रखा हूँ, ये आपको मार्क वहाँ
एग्जाम हॉल में करना है। द पीपल ऑफ जापान आर वेरी रिच, पुअर, ब्रिलियंट एंड हेल्थ कॉन्शियस। जैसे वहाँ पैसेज में मिला तो हेल्थ कॉन्शियस, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इसका आंसर। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट। उन लोगों का खान पीन का आदत कैसा है इसके बारे में बात किया गया है। दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग। वो लोग कैसे हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं। दे डोंट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम। और वो लोग जो है समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो दे डोंट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इसका लिंक है। क्वेश्चन नंबर 4, दे डोंट वेस्ट देयर प्रेशियस टाइम। तो यहाँ भी देखिए प्रेशियस टाइम, वो लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर। वे लोग अपने एक दूसरे को मदद करना पसंद करते हैं। जापानीज हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ देखिए दिया हुआ है, कंप्यूटर गेम्स। जापानीज, क्वेश्चन नंबर 6, जापानीज हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, राइट। They have developed games like Pokemon, Contra, which are very favorite among the Indian children too. Japan is called the land of rising sun because it is the easternmost country on the globe. The rays of the sun fall first on Japan. Question number 7 के साथ इसका लिंक है। 7. The rays of the sun fall first on Japan. Option C होगा इसका। And choose the synonym for well known from the passage. पैसेज से वेल नोन बोल के एक वर्ड है, उस वर्ड का सिनोनिम आपको ढूंढ के निकालना है। अच्छा, सिनोनिम मतलब क्या होता है? सिनोनिम होता है सिमिलर इन मीनिंग, यानी पर्यायवाची शब्द। और एंटोनिम मतलब क्या होता है? एंटोनिम होता है ऑपोजिट इन मीनिंग, जिसका मतलब होता है विलोम शब्द। अब चलिए हम लोग पहुंचते हैं राइटिंग स्किल में। लेकिन राइटिंग स्किल के बारे में कुछ बोलने से पहले ये आपको बता देना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में, इस मॉडल सेट में इतना मिस्टेक्स हैं, चाहे आप उसको प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं या तो फिर इतना मिस्टेक है कि उसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 14 and complete the letter given below. Ranchi, February 9 February 2023. डैश नरेश। क्वेश्चन नंबर 9 में इसका मिलेगा जवाब डैश नरेश। रेस्पेक्टेड, डियर, फ्रेंड, सिंसियर। तो ये क्या बैठेगा यहाँ, कौन सा ऑप्शन यहाँ सूटेबल होगा, ये जानने के लिए चलिए हम लोग पहले लेटर को एक बार देख लेते हैं। क्योंकि किस टाइप का लेटर है ये, पर्सनल लेटर है कि ऑफिशियल लेटर है कि बिजनेस लेटर है, उसके आधार पर जो है यहाँ बिठाया जाएगा। Dear Naresh, thanks for inviting me dash your birthday party on Sunday next week. I wish I wish dash many happy returns of the day. Let all the happiness pour in your life dash a grand celebration with your family and friends. I dash not be able to attend the birthday party. I have to appear dash the NDA examination on the same day. I dash personally come next month to you to wish you a happy birthday. Pay my sincere regards to uncle and aunt. ओके, इसका मतलब ये है कि एक पर्सनल लेटर है जहां एक दोस्त जो है दूसरा दोस्त को ये लेटर लिख रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सनल लेटर है, ये कौन सा लेटर है? पर्सनल लेटर है। तो पर्सनल लेटर में सैल्यूटेशन में डियर लिखा जाता है। जैसे आप एक दोस्त दूसरे दोस्त को डियर से संबोधन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में डियर नरेश। यस, यहाँ देखिए ऑप्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी डैश योर बर्थडे पार्टी। तो इनवाइट जो होता है ये इनवाइट, ये वर्ब के साथ टू लगता है क्योंकि ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में गिना जाता है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंच गए हैं। इन ऑप्शन है, अपॉन ऑप्शन है, ऑन है, जो कि ये सब गलत है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 10 का
क्वेश्चन नंबर 10 में जितना सारा ऑप्शन दिया गया है, देखिए इन दिया गया, ऑन दिया गया, अपॉन दिया गया, एट दिया गया, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ सूटेबल नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। और इसमें अगर मानिए आपको ज़बरदस्ती करना होगा तो आप एट को लगा सकते हैं कि इनवाइटेड एट योर बर्थडे पार्टी, ये ज़बरदस्ती लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली उतना करेक्ट ये नहीं है। ग्रामेटिकली अगर करेक्ट होने का बात करें तो इसमें आपको इस संदर्भ में एक फाइल में अटैच कर दे रहा हूँ, एक फ़ोटो में अटैच कर दे रहा हूँ, जहाँ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में क्या दिया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि A.S. हॉर्नबी का दिया हुआ ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें आप मिला दीजिए। यहाँ देखिए इनवाइट टू दिया हुआ है, इनवाइटेड टू, इनवाइट टू ऐसे करके बोला जाता है, इनवाइटेड टू द पार्टी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंचते हैं। पार्टी ऑन संडे नेक्स्ट वीक, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए था। आई विश डैश मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है ऑब्वियसली यहाँ यू मिल गया ए में ही। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेट ऑल द हैप्पीनेस पोर इन योर लाइफ डैश अ ग्रैंड सेलिब्रेशन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन है, देख लेते पहले। हैड, हैज, हैव, गेट, देखते हैं कौन सा सुटेबल होता है। लेट ऑल द हैप्पीनेस पोर इन योर लाइफ, हैव, हैज, हैड तीनों नहीं होगा, गेट भी नहीं होगा, तो यहाँ जो है सारा ऑप्शन यहाँ गलत दिया गया है। तो इसमें अगर आप करना चाहेंगे तो आप अगर ये ऑप्शन में थ्रू रहता, THROUGH, थ्रू कहीं ना कहीं जो है इसमें एडजस्ट हो जाता। लेट ऑल द हैप्पीनेस पोर इन योर लाइफ थ्रू अ ग्रैंड सेलिब्रेशन विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थ्रू कहीं ना कहीं ये सूटेबल हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो अच्छा, ऐसा स्थिति में क्या होता है, अगर मानिए आपको क्वेश्चन पेपर में कोई गलत निकलता है तो उसमें बोर्ड की तरफ से जो है उस मार्क्स को, उस नंबर को जो है बोनस के तौर पर दे दिया जाता है। तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी इस क्वेश्चन पेपर को बनाए हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। बहुत सारे मिस्टेक्स यहाँ निकला है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। आई डैश नॉट बी एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। चलिए ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। कैन, एम, मे, शुड। कैन, एम, कैन और मे, एम, शुड, देखते हैं कौन सा होगा। आई डैश, आई एम नॉट बी एबल, देखिए एम तो नहीं होगा, एम नहीं होगा इसीलिए क्योंकि बी यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, जहाँ बी दिया हुआ है वहाँ जो है एम नहीं होगा। शुड है और एम है, लेकिन देखते हैं कौन सा यहाँ सूटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं हो रहा है। अच्छा, ये ऑप्शन सूटेबल क्यों नहीं हो रहा है, चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सब ऑप्शन को एक एक बार हम लोग यहाँ बिठा के देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सूटेबल होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ लगाएंगे शुड को। इस क्वेश्चन के लिए अगर सबसे गलत कोई ऑप्शन मांगा जा सकता है तो ये शुड होगा। ये सबसे गलत है। सबसे गलत क्यों बता रहे हैं, देखिए, आई शुड नॉट बी एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। आप अपने दोस्त को चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि आपका जो है बर्थडे पे मुझे जाना नहीं चाहिए, जाना उचित नहीं होगा, तो अगर दोस्त बुरा नहीं मान जाएंगे, तो इसीलिए शुड जो है सबसे गलत है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन हम लोग लगाएंगे में। देखिए, आप जब यहाँ एनडीए एग्ज़ाम के बारे में पहले बोल ही रहे हैं तो मे का ऑप्शन जो है उतना सूटेबल नहीं होगा। जैसे कि आपको एनडीए का एग्ज़ाम देने जाना है, मे मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मे मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो जब आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो यहाँ संभावना व्यक्त करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी,
मैं हो सकता है कि आपका बर्थडे पार्टी नहीं आ सकता हूँ। आई हैव टू अपीयर, जब हाँ आप यहाँ इस्तेमाल करें हैव टू, मुझे जाना है, जाना पड़ेगा कहाँ, एनडीए एग्ज़ाम देने, तो यहाँ मे का जो है जो पॉसिबिलिटी व्यक्त करता है यह उतना सूटेबल नहीं होगा। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कैन। आई कैन नॉट बी एबल टू। अच्छा यहाँ देखिए कैन जो एक मॉडल है और एबल टू जो है ये दोनों का सेंस जो है बराबर लगभग एक है, तो इसीलिए कैन भी उतना सूटेबल नहीं होगा। और जहाँ तक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ एक मिस्टेक के चलते हुए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है कि एक प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते हुए इस क्वेश्चन में इतना कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। यहाँ देखिए बस यहाँ बी जो है अगर नहीं लगा हुआ रहता तो आराम से यहाँ हम एम लगा सकते थे। वहाँ आसानी से यहाँ देखिए बता सकते हैं आप, आई एम नॉट एबल टू, बी को अगर हटा देंगे हम लोग, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, ये सबसे करेक्ट रहता, लेकिन लगा सकते थे। अगर जब बी यहाँ है, बी को रख के अगर इसे इसको करना है तो कैन को जो है हम लोग सही ऑप्शन के रूप में चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो है हम लोग कैन को कर सकते हैं, लेकिन सेंस जो है उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आई हैव टू अपीयर, यहाँ भी देखिए कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कितना प्रिंटिंग मिस्टेक लोग करता है। आई हैव टू अपीयर, इन क्या है, अपीयर के बाद हमेशा एट होता है, ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में गिना जाता है। आई हैव टू अपीयर एट द एनडीए एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे, आई डैश पर्सनली कम नेक्स्ट मंथ टू यू टू विश यू अ हैप्पी बर्थडे। अगला महीना मैं आपके पास आऊँगा, मतलब श्योर आऊँगा आपको बर्थडे विश करने। तो यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हैड नहीं होगा, हैव नहीं होगा, डज नहीं होगा, आई शैल, क्योंकि शैल एक ही यहाँ इकलौता ऑप्शन है जिससे सेंस ऑफ फ्यूचरिटी बताया जा सकता है। तो क्या होगा, आई शैल कम टू योर हाउस नेक्स्ट मंथ टू विश यू हैप्पी बर्थडे। आइए इस क्वेश्चन पेपर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में हम लोग आके पहुंच गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट में। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे हैं हम लोग। रोहन हैज़ रिटन अ लेटर, ये हम लोग का जो है सेंटेंस है, रोहन हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक है। दिस सेंटेंस इज इन, अच्छा टेंस पूछा जा रहा है, ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है। पहला ऑप्शन है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, और उसके बाद है डी प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा प्रेजेंट डी के ऊपर जो आप ग्रीन लाइट देके आप समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन कैसे ये ऑप्शन सही हो रहा है, क्यों सही हो रहा है, ये पहले हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रोहन हैज रिटन अ लेटर, सबसे पहले आपको बता दे जहाँ हैज प्लस V3 का जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ कुछ भी हो जाए सिंपल प्रेजेंट तो नहीं होगा। उसके बाद सिंपल पास्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट में जो है V2 का इस्तेमाल होता है। सिंपल वर्ब फॉर्म्स को समझने के लिए मेरा एक पिछला देखिए इसी चैनल में एक वीडियो है, V1 V2 V3 V4 और V5 को समझने के लिए बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है, वो समझ लीजिएगा तो इसको समझने में और आसानी होगी। अब और एक बच गया है ऑप्शन सी सिंपल फ्यूचर। देखिए सिंपल फ्यूचर होने के लिए आपको जो चाहिए वो होता है शैल और विल, क्योंकि शैल और विल ये दोनों ही ऐसा मॉडल्स है जिससे आपका जो है सेंस ऑफ फ्यूचरिटी को बहुत अच्छे से यहाँ व्यक्त किया जा सकता है। तो सिंपल फ्यूचर का भी ऑप्शन यहाँ हम लोग काट देंगे। तो एक ही हम लोग के पास ऑप्शन है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ऐसा है, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ही ब्रोक द चेयर, ही ब्रोक द चेयर, ये हमारा सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस निकालना है। एक सब्जेक्ट क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। एक सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। यहाँ देखिए V2 का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ब्रेक हो गया इसका V1 फॉर्म। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन,
तो ब्रोक यहाँ हो गया V2। तो V2 का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में है। चलिए ऑप्शन देखते हैं अभी। ही ब्रोक द चेयर, ऑप्शन ए है द चेयर इज ब्रोकन। द चेयर इज ब्रोकन, यहाँ देखिए V2 है तो यहाँ इज है, ये कतई नहीं होगा, क्योंकि ये इज ऑप्शन ए जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा है, और वहाँ देखिए सिंपल पास्ट टेंस है। ऑप्शन सी देख लेंगे, द चेयर विल ब्रोकन। एक तो विल के बाद ब्रोकन नहीं लगता है बाबू, दूसरी बात यह है विल जो है सीन्स ऑफ फ्यूचरिटी को बताता है, फ्यूचर टेंस के बारे में बात करता है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन डी में आइए, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस क्या करेंगे, सबसे पहले और एक ऑप्शन है ना हमारे पास, द चेयर वॉज ब्रोकन बाई हिम। ये तो आप ग्रीन सिग्नल देख के पता कर सकते हैं कि ये सही होगा, लेकिन क्यों सही है ये आपको बता देते हैं। ही ब्रोक द चेयर, ही सब्जेक्ट था यहाँ, तो सब्जेक्ट को देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट कर दिया गया हिम करके, सही है। द चेयर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ सब्जेक्ट बना दिया गया, आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, और ब्रेक को देखिए V3 बनाया है ब्रोकन, बहुत सही है। और ये देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी वर्ब का पास्ट फॉर्म यानी वॉज ब्रोकन। अब पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु टीचर रनिंग। अरे बाप रे, यहाँ भी देखिए एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार के मैं देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ राइट क्वेश्चन, हु टीचर्स रानी, रानी को कौन पढ़ाते हैं। और यहाँ ऑप्शन हमारे पास है ABCD, लेकिन यहाँ भी आप ग्रीन सिग्नल देख के समझ गए होंगे कि ये आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। लेकिन पहले वो BCD ये सबको देख लें ये क्यों गलत है, उसके बाद ए क्यों सही है वो भी आपको बता देंगे। चलिए, बाय हुम, अच्छा हु से जब शुरू होता है और उसका अगर कोई सेंटेंस अगर क्वेश्चन अगर हु से शुरू होता है, उसका अगर वॉइस चेंज करेंगे तो उसमें क्या लिखना पड़ता है, बाय हुम लिखना पड़ता है, इतना तो जानकारी आपको होगा, ठीक है। बाय हुम, तो यहाँ बी में देखिए बाय हु है, पहले ही काट देंगे इसको। बाय हुम यहाँ सी है, लेकिन बाय हुम रानी टॉट, बाय हुम रानी टॉट, यहाँ देखिए बी वर्ब का कोई इस्तेमाल नहीं है। बाय हुम रानी टॉट, यहाँ देखिए बी वर्ब का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो फिर ये भी गलत होगा। तो ये बी और सी ऑप्शन ये हो गया, नन ऑफ दिस को बाद में देखेंगे। तो इसमें देखिए ए में आते हैं, पहले ए में आते हैं, यहाँ देखिए बाय हुम, बाय हुम, हु से देखिए यहाँ बाय हुम हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। टीचर्स, टीचर्स मतलब यहाँ देखिए V5 का इस्तेमाल किया गया है। V5 कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, वहाँ V5 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखिए टीचर्स होगा, और रानी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लगा देंगे, यहाँ रानी देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में आ गया। बाय हुम इज रानी, बाय हुम इज रानी टॉट, यहाँ बी वर्ब को इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ सब ठीक है, बाय हुम का भी इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ टीच का देखिए V3 का लगाया, V3 का फॉर्म लगाया गया, तो इस एंगल से यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, आई डैश योर लेटर। इसमें देखिए येस्टरडे, यहाँ देखिए टाइम का इंडिकेटर यहाँ मिल गया, ये पास्ट टेंस को दर्शाता है, कौन सा टेंस को दर्शाता है, पास्ट टेंस को दर्शाता है। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो अगर इस यहाँ विल रिसीव बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विल जो है फ्यूचर टेंस का सेंस समझाता है, ये नहीं होगा। येस्टरडे के बाद इज रिसीविंग बताएंगे, वो भी गलत है। रिसीव भी बताएंगे V1 जो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो ये भी गलत है। तो देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है रिसीव्ड, जो V2 है। रिसीव क्या है, V2 है, और ये पास्ट टेंस में बीता हुआ कोई काम को समझाता है, तो उसमें V2 का इस्तेमाल होता है। तो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 19, द सन डैश इन द ईस्ट, रोज राइजेज, विल राइज, हैज राइजेज। पहली बात है रोज मतलब सूरज जो है पूर्व की दिशा में उठा था, क्योंकि
उठा था, उठता है, उठेगा, ये तो तीनों समय में ठीक है। विल राइज, ये भी उतना सूटेबल नहीं है। हैज़ राइजेस, पहली बात है हैज़ के बाद राइजेस नहीं होता है, हैज़ के बाद राइजन होता है, V3 होता है, ठीक है। अभी हमारे हाथ में एक ही ऑप्शन बचा और राइजेस, V5 का इस्तेमाल हो रहा है। V5 का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ये देखिए द सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो है एक इटर्नल ट्रूथ है। जब भी कोई इटर्नल ट्रूथ को एक्सप्रेस करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो उस समय क्या करना होगा? उस समय आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में द सिनेमा शो डैश व्हेन आई रीच द हॉल। सिनेमा जो है शुरू हो गया था जब मैं सिनेमा हॉल में पहुंचा। चलिए इसको समझते हैं। स्टार्टिंग नहीं होगा। विल स्टार्ट, ये जब हाँ पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, विल को तो यहाँ बात ही नहीं करना चाहिए, तो एकदम गलत है। स्टार्ट प्रेजेंट टेंस की कहानी ही नहीं है, ये भी गलत है। तो एक ऑप्शन है जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक से देखिए जुझा हुआ था। द सिनेमा शो हैड स्टार्टिंग, हैड के बाद स्टार्टिंग नहीं होता है, हैड स्टार्टेड होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी जो है सूटेबल होगा। द सिनेमा शो हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द हॉल। यहाँ देखिए और एक चीज़ आपको समझा देते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस एक्चुअली जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। उसमें क्या होता है, दो सेंटेंस का पार्ट के बारे में बात किया जाता है। यहाँ दो क्लॉज को जो है एक साथ जुड़ा हुआ है। द सिनेमा शो हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द हॉल। यहाँ इसका मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए दो घटनाओं के बारे में बात किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए देख पा रहे हैं द सिनेमा शो हैड स्टार्टेड, ये एक घटना है, इंसिडेंट नंबर 1। और देखिए इंसिडेंट नंबर 2 है व्हेन आई रीच द हॉल। पहली घटना ये है कि सिनेमा शुरू हो जाना, दूसरी घटना ये है कि मैं वहाँ पहुँचा था। दोनों ही घटना जो है पास्ट टेंस में हुआ था। यहाँ देखिए जो घटना सबसे पहले हुआ था, जो घटना सबसे पहले घटी थी, उस घटना पर क्या होगा, उसमें जो वर्ब लगेगा वो हैड प्लस V3 लगेगा। तो जैसे देखिए सिनेमा शुरू हो गया था, द सिनेमा हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द हॉल, मतलब जब सिनेमा शुरू हो गई थी उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा था। व्हेन आई रीच द हॉल, जब मैं पहुँचा था उससे पहले क्या हो गया था, सिनेमा शुरू हो गया था। तो इंसिडेंट नंबर 2 जो है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और इंसिडेंट नंबर 1 मतलब जो सबसे पहले जो इंसिडेंट घटी थी उसमें जो है सिंपल उसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, जहाँ हैड प्लस V3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में वी डैश लव आवर कंट्री, वी डैश लव आवर कंट्री, यहाँ एक मॉडल का इस्तेमाल करना है, यहाँ एक मॉडल का इस्तेमाल करना है। वी डैश लव आवर कंट्री, यहाँ वी कैन लव अ कंट्री सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। हम में वो भी पॉसिबिलिटी है, ये भी नहीं होगा। माइट, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑट टू, करना चाहिए, ये उचित है, करना चाहिए। वी ऑट टू लव अ कंट्री, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ सुटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आई नो द बॉय डैश केम हियर यस्टरडे, यहाँ भी देखिए एक प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ हाउ था, यह हाउ कतई नहीं होगा, यहाँ हु होगा। ठीक है, आई नो द बॉय, मैं उस बालक को जानता हूँ। हु केम हियर यस्टरडे, जो यहाँ आया था कल, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सुटेबल होगा। तो बच्चों अब हम लोग लिटरेचर का जो पार्ट है उसमें आके पहुंचे हैं। कोई भी एक प्रोज और पोएम से एक छोटा सा हिस्सा जिसे लिटरेरी एक्सट्रैक्ट कहते हैं उसको उठाया जाता है, और वही 3-4 लाइन का जो लिटरेरी एक्सट्रैक्ट से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आपके सामने लिटरेरी एक्सट्रैक्ट है। तो जैसे ही कोई लिटरेरी एक्सट्रैक्ट होता है या कोई अनसीन पैसेज होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। जी, क्वेश्चन नंबर 23, हु यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड फ्रेंड। एक्चुअली यहाँ को प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ देखिएगा फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड होगा। तो
यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए व्हेन द बेकर, एक्चुअली व्हेन यहाँ नहीं होगा। बी में देखिए द टीचर, सी में देखिए द ओल्ड मैन, डी में देखिए नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 24, द बेकर यूज्ड टू बी। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए द बेकर यूज्ड टू कम एट लीस्ट। अच्छा, यहाँ केम दिया हुआ है और टीच दिया हुआ है, केम और टीच नहीं होगा, देखिए जिसको रेड से देखिए मार्क किया हुआ है। द बेकर यूज्ड टू कम एट लीस्ट, डे दिया हुआ है, उसको डे की जगह वंस होगा। जैसे बहुत सारा देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक्स है। ऑप्शन नंबर ए में डे दिया हुआ है, वो वंस होगा। बी में देखिए थ्राइस दिया हुआ है, सी में देखिए ट्वाइस दिया हुआ है, और डी में देखिए 4 टाइम्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में द डैश ऑफ हिज बैम्बू वोक अस ऑफ फ्रॉम स्लीप। ए म्यूजिक, बी नॉइज, सी जिंगलिंग थर्ड, डी नन ऑफ दिस। अब जो है हम लोग टेक्सचुअल पार्ट को पढ़ेंगे। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जैसे देखिए पहले जैसा यहाँ भी 23 नंबर देके मैं मार्क करके रखा हूँ, इसका मतलब 23 नंबर क्वेश्चन के साथ यहाँ कोई कनेक्शन है। तो चलिए, यहाँ क्वेश्चन क्या था, हु यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो यहाँ देखिए आंसर होगा आपका द बेकर, ऑप्शन में है द बेकर। तो 23 का जो है आंसर होगा द बेकर। ही यूज टू कम एट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए मार्क किया हुआ है, ट्वाइस अ डे, वंस व्हेन ही सैट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन रीगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो यहाँ देखिए 24 में ट्वाइस दिया हुआ है, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे। क्वेश्चन नंबर 24, द बेकर यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। यहाँ देखिए ट्वाइस अ डे मतलब ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, वंस मतलब 1 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार, 4 टाइम्स मतलब 4 बार। ठीक है, तो बेकर जो है वहाँ कम से कम दिन में 2 बार आता था। अब क्वेश्चन नंबर 25, चलिए टेक्स्ट में देखते हैं। The jingling third of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है जिंगलिंग थर्ड, जिंगलिंग थर्ड। यहाँ देखिए द डैश ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep, यहाँ क्या हो जाएगा जिंगलिंग थर्ड। जिंगलिंग थर्ड मतलब बांस का जो आवाज होता है, ठग ठग इस टाइप का जो आवाज होता है, उसी को जो है जिंगलिंग थर्ड कहा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है म्यूजिक, नॉइज, नन ऑफ दिस, ये सब नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जिंगलिंग थर्ड होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 26 से 40 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां आपको डायरेक्ट लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ जितना भी आप प्रोज, पोएम्स जितना भी आप पढ़े हैं, जितना भी कहानियाँ, जितना भी कविताएं आप जो पढ़े हैं, उसमें कितने अच्छे से ईच एंड एवरी डिटेल को याद रखे हैं, उसी का यहाँ टेस्ट किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में पहुँचते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा वीडियोज़ को जो है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में नेल्सन मंडेलाज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किस टाइप का राइटिंग है? बायोग्राफी है, स्टोरी है, एसे है, ऑटोबायोग्राफी है? अब बताइए, स्टोरी मतलब कहानी सबको जान रहे हैं, एसे मतलब निबंध, ये तो एकदम नहीं है, ये भी नहीं है। बायोग्राफी मतलब क्या होता है और ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, और बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच में क्या अंतर होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बायोग्राफी मतलब क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है लाइफ, बायो मतलब क्या होता है लाइफ, ग्राफी, ग्राफी मतलब होता है राइटिंग, बायो मतलब होता है लाइफ, ग्राफी मतलब होता है राइटिंग। तो बायोग्राफी मतलब कोई भी एक राइटिंग जो किन्हीं के जीवन के बारे में है, किन्हीं के जीवन के बारे में, उसको जीवनी कहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या, ऑटो मतलब सेल्फ, वही जीवन के बारे में, कोई किन्हीं के जीवन के बारे में कोई कहानी अगर अपने खुद लिखते हैं तो उससे कहेंगे हम लोग ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ,
ग्राफी मतलब राइटिंग्स। समझ में आई है? ठीक है, अब चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी सही विकल्प होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पहुंचिए। नेम द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। एनिमल्स शीर्षक जो पोएम है, इस पोएम जो है, इसका कवि कौन है, पोएट कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये नहीं है, वर्ड्सवर्थ भी नहीं है, जॉयस किल्मर ये भी नहीं है, वाल्ट व्हिटमैन। क्योंकि एनिमल्स पोएम में जो है ट्रांसेंडेंटलिज्म फिलोसफी का इस्तेमाल हुआ है, तो ये फिलोसफी जो है वाल्ट व्हिटमैन का है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। व्हाट डिड एन नेम हर डायरी। एन जो है अपना डायरी का नाम क्या दिया था? एन तो अपना खुद का नाम था, नहीं होगा। कैथी तो नहीं है, कीटन तो नहीं है, तो किट्टी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अच्छा, और एक सवाल जो लिटरेरी टेक्स्ट से संबंधित नहीं है, बस ये क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए, व्हाट डिड एन नेम हर डायरी। यहाँ जो नेम वर्ड का इस्तेमाल किया गया, यहाँ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है? आप बस मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट करके इसको बताइए। इन विच रूम वंडा यूज टू सिट। क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। रूम नंबर 12, रूम नंबर 13, रूम नंबर 14 और किचन। यहाँ देखिए, आपको बता दें कि वांडा जो है रूम नंबर 13 में बैठती थी और वहाँ लास्ट रो में, लास्ट बेंच पे जाके बैठती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 में पहुंचिए। द लेसन हीज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। हीज फर्स्ट फ्लाइट शीर्षक जो कहानी है, ये किसके बारे में है? पायलट के बारे में है? नहीं, ये तो द ब्लैक एरोप्लेन है। पैरट के बारे में तो नहीं है, पिजन के बारे में नहीं है, तो क्या किसके बारे में? द यंग सीगल के बारे में है। वो कैसे अपना उड़ना सीखती है, जिंदगी का सबसे पहला जो उड़ान वो कैसे भरी, इसी के बारे कैसे वो भरा है, इसके बारे में ये कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो जो है कितना पैसा मांगा था? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन आपको अपना इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है। तो इसका जवाब आप जान रहे हैं, 100 पेसोस। अच्छा, इससे संबंधित और एक दो क्वेश्चन और जान लीजिए कि कितना पैसा लेंचो मांगा था, कितना पैसा उसे मिला था, और नहीं मिलने पर लेंचो क्या किया था। ये 3 सवाल इससे संबंधित है, इसका जवाब जान लीजिएगा। तो देखिए, 100 पेसोस मांगा था, कितना मिला था? 70 पेसोस मिला था। और लेंचो को क्या लगता था कि बाकी 30 पेसोस कौन खा गया? जो पोस्ट मास्टर जो थे या तो फिर पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते थे, उनको लगता था कि वे लोग खा गए। ठीक है, और लेंचो क्या किया था? कंप्लेन करने के लिए पहुंच गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। हु इज टॉकिंग टू अमांडा। तो अमांडा जो पोएम है उसमें कौन उसके साथ बात करते हैं? जैसे उस पोएम में एक कॉन्वर्सेशन है, मतलब एक पेरेंट और एक डॉटर के बीच में। डॉटर का नाम है अमांडा, यहाँ हम लोग को जानकारी है। तो अमांडा के साथ जो है कौन बात कर रहा है या कर रही है? जैसे वहाँ ऐसे हम लोग को पढ़ने के बाद ये लगता है कि कोई या तो फिर उनका पिताजी या तो फिर उनका माँ जो है उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चंस का जो वहाँ देखिए कॉन्वर्सेशन है, उस कॉन्वर्सेशन में जो क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को देखते हुए लग रहा है कि उनके माँ से वो बात हो रही थी। ठीक है, हर मदर। ऐसे तो पोएम में कहीं मेंशन किया हुआ नहीं है कि किन के साथ बात कर, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप है, कॉन्वर्सेशन, बातचीत करने का जो तरीका है, जैसे माँ हम लोग को हर बात पर टोकती है और सुधार देती है, और उसी पर जो है हम लोग ये लगा सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, गेस करने की कोई जगह नहीं है, या तो फिर जेंडर रूल्स जो है उसको भी लागू करने का कोई जगह नहीं है। लेकिन ये हम लोग को लगता है कि वो अपने माँ से ही बात कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर इन द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा शीर्षक जो कहानी है, इसमें बच्चे लोग क्या मांगते थे, बच्चे लोग क्या चाहते थे? ऑब्वियसली ब्रेड वैंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 34। कुर्ग इज सिचुएटेड
in Coorg is situated in Karnataka. Question number 35. Whose house did Griffin set on fire? ग्रिफिन जो है किसका घर में आग लगा दिया था? ग्रिफिन जो है अपना लैंडलॉर्ड मतलब जो मकान मालिक, जिस मकान मालिक के घर में किराए पे रहता था, उसी के घर में जो है आग लगा दिया था, कोई झगड़ा के चलते हुए। क्वेश्चन नंबर 36. हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील? हरी सिंह जो है अनिल से कितना पैसा चुराया था? ऑब्वियसली 600 रुपये, लेकिन ये 600 रुपये उस समय के 600 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37. मिसेस पंफ्रे वॉज अ वेरी डैश लेडी. मिसेस पंफ्रे जो है किस टाइप की लेडी थी? एक्चुअली मतलब क्रूएल थी, पुअर थी, रिच थी? ये जो है कोई भी नहीं थी, बस ये बहुत अमीर, बहुत पैसा वाली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38. मटिल्डा वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लार्क्स. मटिल्डा वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में आइए. भोली वॉज द डैश डॉटर ऑफ रामलाल. देखिए आपको जानकारी के लिए बता दे, रामलाल को 4 बेटी थी। 4 बेटियों का नाम है, एक का नाम है राधा, पहली जो बेटी थी उसका नाम है राधा, दूसरी बेटी का नाम है मंगला, तीसरी बेटी का नाम है चंपा, और चौथी जो बेटी थी उनका नाम था भोली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 का 4th यानी डी ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40. व्हाई डिड होरेस रॉब अ सेफ एवरी ईयर? ये भी क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा ना हो कि ये आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाए। तो होरेस डैनबी जो है किस लिए पैसा चुराता था? वैसे तो ये लॉ मेकर थे, ईमानदार थे, पढ़ने मतलब ईमानदार इस इन द सेंस कि अपने काम के प्रति ईमानदार थे। ये जो है इनका एक शौक था कि बहुत ही महंगी किताब पढ़ना, तो इसीलिए जो है ये पैसा चुराते थे अपना किताब खरीदने के लिए, ठीक है। ये भी एक अजीब टाइप का चोर है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए डीजी टीचर ऑफ इंग्लिश की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी 40 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात किए हैं, ये सारा पीडीएफ आपको इस पूरा क्वेश्चन का जो है सॉल्व किया हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल पर। मेरा देखिए टेलीग्राम चैनल का जो नाम है डीजी टीचर ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल, ठीक है। इस चैनल में देखिए इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैं वहाँ भेज दिया हूँ, चलिए आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।